अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये लेक्चर सर्दियों में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और आप देख रहे होंगे जर्सी भी मैंने पहनी हुई है, तो इसलिए इस मौसम में थर्मोडायनेमिक्स की बात करना और हीट की बात करना ज़्यादा मज़ेदार है। सियाने कहते हैं कि किसी ने गुड़ ना दिया, गुड़ जैसी बात तो की, तो हीटर ना लगा के दिया, हीट जैसी बात तो की ना। तो इससे ही शायद थोड़ा सा टेम्परेचर आपका बेहतर हो जाए। और अगर आप गर्मियों में ये लेक्चर सुन रहे हैं तो फिर आपके गानों से धुआं ज़रूर निकलेगा इंशाल्लाह। बहरहाल आज हम शुरू करने जा रहे हैं जनाब हीट इंजन और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जनाब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिस्कस करते हुए और उससे पहले ये बात कही थी, हीट और वर्क के लिए साइन कन्वेंशन क्या हैं। फिजिक्स में आपके पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के सिलेबस में जनाब हीट इन पॉजिटिव और वर्क आउट पॉजिटिव कहा गया है। और ये किस कंसेप्ट से कहा गया है जनाब? ये स्टीम इंजन के कंसेप्ट से कहा गया है कि जिसमें आप हीट देते हैं कोयला जला के और उसमें आपको वर्क आउट मिलता है, हीट इन वर्क आउट। तो नतीजा ये निकला जनाब कि इंजन, वो जो स्टीम इंजन है वो भी हीट इंजन है। हीट इंजन क्या है? ये वो डिवाइस है दैट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू वर्क। वर्क या मैकेनिकल एनर्जी एक ही बात है। तो दैट कन्वर्ट्स, इट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी या हीट एनर्जी इनटू वर्क। अब बात यह है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसकी इक्वेशन क्या है? हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। कि अगर आप किसी सिस्टम को हीट देंगे तो उसके नतीजे में उसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा हो सकता है और वो वर्क भी करके दे सकता है। हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। हीट इंजन यही काम करता है और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ऑलरेडी ये आइडिया दे चुका है कि हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। बट व्हाट इज हीट इंजन, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है जी? जनाब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये तो आइडिया देता है कि हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, बट अंडर व्हाट कंडीशंस। वो कौन सी शराइत हैं, वो कौन से हालात हैं, वो कौन सी बाउंड्री कंडीशंस हैं, वो कौन सी बाउंड्री कंडीशन है अंडर विच हीट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी और वर्क, व्हाटएवर यू कैन से। वो कौन सी बाउंड्री कंडीशन है? बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या है? आप एक सिख साहब थे, वो गए फुटबॉल सीखने के लिए, कोच आधा घंटा पौना घंटा लेक्चर देता रहा, रूल्स बताता रहा, ये करना है वो करना है, ये फाउल हो जाएगा वो हो जाएगा, सारा कोई सुन सुन के अखीर पे जैसा कि लेक्चर देने वाले कहा करते हैं कि कोई सवाल है, तो शेख साहब ने हाथ, सरदार जी ने हाथ खड़ा किया, कहते हाँ जी सरदार जी क्या सवाल है? कहते जनाब खालसा जी ये दसो कि किक मारनी किनू आ? बस। तो जनाब बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या है? आप फुटबॉल खेल रहे हैं और आपको ये पता ही नहीं कि गोल किधर करना है, और आपको ये पता ही नहीं कि फाउल कहाँ पे होना है, आपको ये पता ही नहीं। आप ग्राउंड से बाहर निकले और जनाब टोबा टेक सिंह में मैच हो रहा था, आपने फुटबॉल को किक लगाना शुरू की और किक लगाते लगाते फैसलाबाद पहुंच गए। बाउंड्री का तो पता ही नहीं। बाउंड्री कंडीशंस क्या है जनाब? अपर लिमिट और लोअर लिमिट के किन पोजीशंस के, किन कोऑर्डिनेट्स के दरमियान में आपने खेलना है। अपर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है कि कहां से कहां तक आपकी वैल्यू आ रही है। जनाब अंडर व्हाट कंडीशंस हीट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू वर्क, ये बाउंड्री कंडीशंस ये बताता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये तो आइडिया देता है कि हीट वर्क में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन ये आइडिया नहीं देता कि उसकी बाउंड्री कंडीशंस क्या है, या सिंपली यूं कह लीजिए कि अंडर व्हाट कंडीशंस हीट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू वर्क। ये आइडिया देता है जनाब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जनाब क्या है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? ये कहता है, देखिए ये एक्चुअली तीसरा लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का। पहले हमने जीरोथ लॉ पढ़ा, फिर फर्स्ट लॉ पढ़ा, फिर सेकंड लॉ पढ़ रहे हैं। क्या कहता जी? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि आप हीट को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? आपको हीट चाहिए, तो आप हीट लेंगे। आपका जो इंजन है ये हीट लेगा, ये हीट एक्सट्रैक्ट करेगा। जनाब मैं बनाने लगा हूं फ्लो चार्ट डायग्राम या ब्लॉक डायग्राम ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ हीट इंजन। जनाब वो हीट लेगा, ये क्या है जनाब? ये है आपका हीट। कहां से लेगा? जिसके पास हीट होगी या बर्फ के ब्लॉक से निकालेगा।
हीट लेगा वहां से, जिसके पास हीट होगी उसे कहेंगे हॉट बॉडी। क्या कहेंगे? हॉट बॉडी। यानी कि दूसरा नाम होगा इसका HTR। HTR का मतलब क्या है? हाई टेम्परेचर रेजरवायर। रेजरवायर मतलब भांडा, तत्ता भांडा, हाई टेम्परेचर रेजरवायर। ये होगा जनाब एट द टेम्परेचर T1 है। यहां से हीट ली जाएगी, हीट एक्सट्रैक्ट की जाएगी। Q1 हीट ली गई और उसे वर्क में कन्वर्ट कौन करेगा? जो वर्क में कन्वर्ट करेगा वो कहलाएगा या कहलाएगी वर्किंग सबस्टांस। यहां पे हमारे पास एक आइडियल गैस है जो वर्किंग सबस्टांस है। तो जनाब ये वर्किंग सबस्टांस है जिसने हीट को वर्क में कन्वर्ट किया। जनाब क्या 100% हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी? ये हम ऑलरेडी डिस्कस करते आए हैं काफी अरसे से कि 100% एक तरह की एनर्जी दूसरी तरह की एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी। रियल केस में कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस लाजमी होगा। हां, अगर आपने हीट एनर्जी प्रोड्यूस करना है तब 100% कन्वर्जन पॉसिबल है, क्योंकि जो एनर्जी का लॉस होना है वो भी हीट की शक्ल में ही होगा। लेकिन यहां पे 100% हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी। क्यों? एमी जान के यहां पे अभी आप थोड़ी सी बात सुने, जैसे जैसे बात आगे चलती जाएगी थोड़ी सी बात क्लियर होती जाएगी। 100% आज के इस लेक्चर में आपका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होना कि क्यों 100% हीट एनर्जी दूसरी किस्म की एनर्जी में वर्क में कन्वर्ट क्यों नहीं होगी। अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में कार्नोट इंजन में सुनिएगा, वहां पे ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। तो बहरहाल यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि उस हीट का कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, आइडियल केस में तो वर्क में 100% कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो हम चूंकि हमेशा आइडियल सिचुएशन की ही बात कर रहे होते हैं, तो आइडियल केस में तो 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। चलें, रियल केस में एनर्जी लॉस आ गए। मजे की बात यह है कि यहां पे आइडियल केस में भी 100% कन्वर्जन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसका एग्जैक्ट जवाब मिलेगा आपको कार्नोट इंजन वाले लेक्चर में, अगली वीडियो में यानी कि। तो बहरहाल जनाब ये वैसे मैं इस बात पे एक अलग वीडियो बना रहा हूं कि आइडियल और रियल सिस्टम में क्या फर्क होता है। तो जनाब हीट का कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा और जो बाकी पोरा चोरा बचेगा, थोड़ी बहुत ही हीट बचेगी, Q2 हीट, इट विल बी रिपेल्ड, इट विल बी रिलीज्ड, इट विल बी रिजेक्टेड टुवर्ड्स द। अब हीट किसको दी जाएगी? जो हीट एब्जॉर्ब करेगा। कौन हीट एब्जॉर्ब करेगा? ठंडा भांडा, लो टेम्परेचर रेजरवायर, लो टेम्परेचर रेजरवायर, कोल्ड बॉडी, और इट इज एट टेम्परेचर T2। तो जनाब ये इक्वेशन क्या बनी हमारे पास? Q1 हीट आई, कुछ हो गया वर्क और बाकी की चली गई किधर को? कोल्ड बॉडी की तरफ। यानी कि वर्क इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। जनाब अली आप देखें, ये है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की मैथमेटिकल फॉर्म भी हमने देखी, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की मैथमेटिकल फॉर्म है। तो व्हाट आर द बाउंड्री कंडीशंस अंडर विच हीट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू वर्क? देखिए, जितनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब की जाएगी और कम हीट रिजेक्ट की जाएगी, उतनी ही ज्यादा हीट वर्क में कन्वर्ट होगी। और ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करने का तरीका क्या है कि भांडा ज्यादा से ज्यादा तत्ता हो। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा हाई टेम्परेचर रेजरवायर का, हॉट बॉडी का, उतनी ही ज्यादा हीट एक्सट्रैक्ट की जा सकती होगी। और जितना थोड़ा टेम्परेचर होगा ठंडे भांडे का, लो टेम्परेचर रेजरवायर का, कोल्ड बॉडी का, उतनी ही हीट रिजेक्ट करना आसान होगा। मतलब हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी के दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, वर्क करना उतना ही आसान होगा। हीट इंजन हमारा जो काम कर रहा है ये सर्दियों में ज्यादा बेहतर काम करेगा। क्यों भला? देखिए, इसने हीट, आपका मोटरसाइकिल है वो हीट इंजन है, उसने हीट एब्जॉर्ब करना है कहां से? हॉट बॉडी से। वो कौन है? फ्यूल के जलने से। चैम्बर के अंदर वो जहां पे पिस्टन रिंग वगैरह हैं वहां पे फ्यूल जलता है, वहां पे हीट पैदा होती है, वर्क होता है, गेयर घूमते हैं, गरारियां घूमती हैं और वो हीट रिपेल करता है, रिजेक्ट करता है किधर को? एनवायरनमेंट को। तो जितना अब हॉट बॉडी का टेम्परेचर तो फ्यूल जलने से जितना है उतना ही होना है। बाहर एनवायरनमेंट कोल्ड बॉडी के तौर पे काम कर रहा है, उसका टेम्परेचर जितना थोड़ा होगा
उतना ही एफिशिएंसी बेहतर होगी, हीट इंजन उतना बेहतर काम करेगा। और ये जो वर्किंग सबस्टांस है क्या है, गैस है। मसलन आपने हीट दी तो गैस एक्सपेंड कर गई, पिस्टन ऊपर को उठ गया, वर्क हो गया जी। थोड़ी देर बाद आपको फिर जरूरत पड़ी, पिस्टन आपने और ऊपर उठाया, किड्डा उच्चा जनाब, छत पे ले जाइए, आसमान पे ले जाए, एडा उच्चा तो जनाब सिलेंडर कितों लेके आना। तो आप इमेजिन कीजिए एक बंदे के पास एक साइकिल है, वो क्या कहता है, साइकिल पे चढ़ता है, पैडल मारता है, पाँव से पैडल को नीचे दबाता है, साइकिल थोड़ा आगे चलती है, फिर वो नीचे उतरता है, हाथ से पैडल को ऊपर करता है, फिर साइकिल पे चढ़ता है, फिर पैडल दबाता है, फिर नीचे को जाता है, साइकिल थोड़ा और आगे जाती है, वो फिर नीचे उतरता है, फिर वो पैडल नीचे से ऊपर करता है, फिर ऊपर बैठता है, फिर पैडल दबाता है, दो फिट्टे मुंह आगे काम होया जी। ये क्या सूरत हाल हुई। तो ये तो जनाब वो नहीं, इसकी बजाय बेहतर क्या है कि पैडल ऊपर से दबाएं, नीचे से ऊपर वो खुद ही आ जाए, फिर दबाएं, नीचे से ऊपर वो खुद ही आ जाए। तो हमने तो ये किया, दो पैडल लगा लिए, इसको नीचे से दबाते हैं ये ऊपर आ जाता है, इसको दबाते हैं ये ऊपर आ जाता है, लो जी जा रहे हैं। वर्किंग सबस्टांस इज मेड साइक्लिक, क्यों, ताकि वो बार बार परफॉर्म कर सके। वर्किंग सबस्टांस इज मेड साइक्लिक, ताकि चक्कर पूरा करके वापस अपनी जगह पे आ जाए। मोटरसाइकिल का रिंग होता है ना जी, रिंग के साथ पिस्टन, वो पिस्टन नीचे आता है फिर ऊपर चले जाता है, नीचे आता है फिर ऊपर, नीचे आता है, लो जी छुक 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 छुक, लो जी चल रहा है। तो जनाब ये फ्लो चार्ट डायग्राम है हीट इंजन की और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की भी। तो जनाब यहां से हम डिफाइन करते हैं, कम से कम दो डेफिनेशन हम यहां पे करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। डेफिनेशन नंबर 1 क्या है जनाब, के हीट Q1 इज एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्ट करना, खींचना, इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हॉट बॉडी, फ्रॉम हॉट बॉडी यानी कि HTR हाई टेम्परेचर रेजर्वायर, ठीक, कॉमा सम ऑफ इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू वर्क वाइल, ओहो ये ओहो स्पेलिंग में नहीं आ रहा, ये बैकग्राउंड म्यूजिक था। सम ऑफ इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू वर्क वाइल रेस्ट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड, सॉरी रेस्ट ऑफ हीट यहां पे लिख देते हैं Q2 इज रिजेक्टेड टूवर्ड्स कोल्ड बॉडी, और ये कोल्ड बॉडी क्या है जनाब, LTR, ठीक हो गया जी। ये जो पहली डेफिनेशन है बेटा जी, ये कहलाती है फॉर्मल डेफिनेशन, फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जनाब फॉर्मल डेफिनेशन आपके सामने पेश की गई अभी प्रोफेसर नुमान मजीर साहब के तावन से, ये यहीं से निकली है ऐसे करके। इसमें अभी मैंने क्या कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है कि सारी की सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दिया जाए, इवन आइडियल केस में भी ये पॉसिबल नहीं है। और साथ में ये भी कहा गया भी ये सवाल नहीं पूछना कि ऐसा क्यों है, अगली आने वाली वीडियो में कार्नाट इंजन में इसका जवाब आपको मिल जाएगा कि आइडियल केस में भी ये पॉसिबल नहीं है कि सारी की सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दें, कुछ ना कुछ हीट रिजेक्ट करना पड़ेगी एनवायरनमेंट में। आपकी गाड़ी, आपका मोटरसाइकिल, ये एक हीट इंजन है जो हीट एब्जॉर्ब करता है हॉट बॉडी से, वो चैम्बर है जहां पे फ्यूल के जलने से हीट पैदा होती है, और कुछ वर्क करता है, जो गाड़ियां घूमती हैं उसकी गियर घूमते हैं, और रेस्ट ऑफ द हीट इज बीइंग रिजेक्टेड टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। तो आपके मोटरसाइकिल में जो चैम्बर है वो हॉट बॉडी है, और जो एनवायरनमेंट बाहर वो क्या है, वो कोल्ड बॉडी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको हीट इंजन के लिए तीन चीजें चाहिए कम से कम, हॉट बॉडी जिससे हीट ली जाएगी, कोल्ड बॉडी जिधर को हीट रिजेक्ट की जाएगी, और एक वर्किंग सबस्टांस। इन तीन चीजों के बगैर हीट इंजन कभी भी कंप्लीट नहीं होता। दूसरी सेकंड डेफिनेशन मैं यहां पे लिखूंगा नहीं, बोल दूंगा बस, बुक पे लिखी हुई है आपके सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाले टॉपिक में। क्या है सेकंड डेफिनेशन, उसे कहते हैं लॉर्ड कैल्विन स्टेटमेंट। देख लें दुनिया में लॉर्ड ऐसे गुजरे हैं जो पढ़ने पढ़ाने से ताल्लुक रखने वाले थे, साढ़े लॉर्ड बस वोट मंगने जो गई है। लॉर्ड कैल्विन स्टेटमेंट मतलब नवाब कह लीजिए, जागीरदार कह लीजिए जी। लॉर्ड कैल्विन स्टेटमेंट क्या है, ये वही कैल्विन साहब है जिनके टेम्परेचर का यूनिट कैल्विन है।
तो लॉर्ड कैल्विन स्टेटमेंट क्या है जनाब कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिवाइस अ हीट इंजन। ये इम्पॉसिबल है कि आप एक ऐसा हीट इंजन डिजाइन कर लें जो सारी की सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे और कुछ भी एनवायरनमेंट में या कोल्ड बॉडी की तरफ कुछ भी रिजेक्ट ना करे। ऐसा हीट इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है। ये सेकंड डेफिनेशन है और ये लॉर्ड कैल्विन डेफिनेशन है, लॉर्ड कैल्विन स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। इसका मतलब ये है कि आपको कोल्ड बॉडी लाजमी चाहिए। तो यहां पे अगर आप एक वर्किंग सब्सटेंस रखेंगे, एक हीट इंजन आप यहां पे डिजाइन करेंगे तो वो हीट लेगा जहां से मर्जी, एक्सपेल करेगा एनवायरनमेंट को। एनवायरनमेंट क्या है? कोल्ड बॉडी के तौर पे काम करेगा। इसका मतलब ये है कि जो सूरज से आने वाली हीट है, सूरज से आने वाली एनर्जी है, वो हॉट बॉडी हो गया, सूरज वहां से एनर्जी आ रही है, यहां पे हमने वर्किंग सब्सटेंस रखी, उसने कुछ उसको वर्क में कन्वर्ट कर दिया। रेस्ट ऑफ द हीट इज बीइंग रिजेक्टेड टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, जो कि यहां पे कोल्ड बॉडी के तौर पे काम कर रहा है। तो वो एनवायरनमेंट में हीट रिजेक्ट करेगा, ये कोल्ड बॉडी है। क्या सूरज से आने वाली सारी हीट को आप वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। क्यों? आपको कोल्ड बॉडी चाहिए, आपको चाहिए कोई लो टेम्परेचर रेजरवायर। अगर आप सूरज से आने वाली सारी एनर्जी को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वर्किंग सब्सटेंस आपकी पूरी जमीन पे, हम तक कम से कम जितनी एनर्जी पहुंचती मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो पूरी जमीन आपकी वर्किंग सब्सटेंस होगी। तो फिर ये वर्क तो हो जाएगा, तो फिर आप हीट रिपेल किधर को करेंगे, रिजेक्ट किधर को करेंगे? कोल्ड बॉडी तो आपके पास है ही नहीं। तो सूरज से आने वाली सारी एनर्जी, सारी सोलर एनर्जी को हम यूजफुल वर्क में इसलिए कन्वर्ट नहीं कर रहे, इसलिए कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी वर्किंग सब्सटेंस है। उसके बाद कोल्ड बॉडी बचेगा ही नहीं कहीं पे, हीट रिजेक्ट करने के लिए कोई बॉडी बचेगा ही नहीं। पास हमारे कोई और प्लेनेट हो, कोई और शय हो जिधर को हम हीट रिजेक्ट कर सकें। तो अगर हम जमीन का आधा हिस्सा इस्तेमाल करेंगे वर्किंग सब्सटेंस के तौर पे, बाकी आधा हिस्सा कोल्ड बॉडी के तौर पे काम करेंगे, फिर भी मसला वही आ गया कि सारी की सारी तो इस्तेमाल ना हुई। तो जनाब इसलिए सारी की सारी सोलर एनर्जी को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे या नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास फिर कोल्ड बॉडी अवेलेबल नहीं है जिधर को हम हीट रिजेक्ट कर सकें, और इसका होना बहुत ही जरूरी है। तो जनाब हीट इंजन का अपोजिट है जनाब रेफ्रिजरेटर। व्हाट इज रेफ्रिजरेटर? फ्रिज में क्या होता है? चीजें ठंडी होती हैं। अब वो क्या करता है? जबरदस्ती ठंडी करता है ना, वो ठंडी नहीं होना चाहती। रेफ्रिजरेटर के कंपार्टमेंट में आप चीज रखें, पानी रखते हैं, बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? उसके अंदर से हीट निकाल ली जाती है, उसके अंदर से अब हीट निकालते हैं, वो ठंडा हो जाता है। तो जो रेफ्रिजरेटर के या फ्रीजर के अंदर वाला जो हिस्सा है, जो चैम्बर है, वो है कोल्ड बॉडी। कोल्ड बॉडी से हीट निकाल ली जाती है और रिपेल की जाती है किधर को? बाहर एनवायरनमेंट में। कहते हैं यहाँ पे फ्रिज रखनी है, विंडो वगैरह खुली रखें। क्यों? ताकि हीट बेहतर तौर पे बाहर निकाली जा सके, वेंटिलेशन बेहतर हो जाए। तो क्या होगा जी? रेफ्रिजरेटर क्या करता है? कोल्ड बॉडी से हीट लेता है और जो बाहर एनवायरनमेंट में हीट रिजेक्ट करता है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है फ्रिज के अंदर के मुकाबले में। रेफ्रिजरेटर के अंदर के खाने का टेम्परेचर थोड़ा है, बाहर वाले हिस्से का टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो कोल्ड बॉडी से हीट एक्सट्रैक्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है और हॉट बॉडी को रिजेक्ट कर देता है। तो रेफ्रिजरेटर की ब्लॉक डायग्राम क्या है देखिएगा मुअज़्ज़ज़ खातिनो हजरात। देखिए जी आजकल तो हालात ऐसे हैं कि जड़ा एक बार चैनल सबसक्राइब कर दे वही मुअज़्ज़ज़ है हमारे लिए। अल्लाह बख्शे अमानुल्लाह साहब ने जुगत मारी थी बड़ा अरसा पहले स्टेज ड्रामे में, कहता भाई साढ़े लिए 30 रुपया टिकट लैके जड़ा देखे वही मुअज़्ज़ज़। तो हमारे लिए जड़ा चैनल सबसक्राइब कर दे वही मुअज़्ज़ज़, जो ना करे फिर उसको किस मुंह से मुअज़्ज़ज़ कहें भाई। तो जनाब यहाँ पे हमारे पास है LTR कोल्ड बॉडी, ठंडा भांडा HTR हॉट बॉडी, तत्ता भांडा। तो जनाब कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट ले जाई जाएगी, कोल्ड बॉडी से हीट एक्सट्रैक्ट की जाएगी और हॉट बॉडी की तरफ रिपेल की जाएगी, रिजेक्ट की जाएगी। अब आप ही तो नहीं जाएगी, ऊपर से नीचे चीज खुद आती है, नीचे से ऊपर तो फेंकनी पड़ती है। देखा कैच मेरा, मैं क्वालिफाई नहीं करता पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। तो जनाब लोअर से हाई की तरफ तो चुके, नेचुरल प्रोसेस के अपोजिट है, यू हैव टू डू सम वर्क। देखें तो यहां पे एरो नीचे को, यहां पे एरो ऊपर को, यहां पे इधर को, यहां पे इधर को, और यहां पे नीचे को, यहां से ऊपर को। रेफ्रिजरेटर इज द अपोजिट ऑफ हीट इंजन।
हीट इंजन में हॉट बॉडी से हीट लेते हैं, कुछ वर्क में कन्वर्ट होती है, हमें वर्क मिलता है, कुछ कोल्ड बॉडी की तरफ रिपेल हो जाती है। जबकि रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, कोल्ड बॉडी से हीट ली जाती है, उठाई जाती है, हॉट बॉडी की तरफ रिजेक्ट की जाती है, और यह करने के लिए वी हैव टू डू सम वर्क। हमारा कंप्रेसर ये काम कर रहा है, हमें एनर्जी देना पड़ती है, तो मतलब बिजली का बिल आता है हमें, तो वी हैव टू डू सम वर्क टू लिफ्ट द हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी एंड रिजेक्ट इट टुवर्ड्स द हॉट बॉडी। हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो फिर यहां से हीट इंजन में काम करने में तो हमें वर्क मिलता है, फिर मोटरसाइकिल चलाने में क्यों खर्चा आता है, वहां पे हॉट बॉडी प्रोड्यूस करने का, हॉट बॉडी बनाने का खर्चा आता है, फ्यूल जलता है तो हॉट बॉडी पैदा करता है, खर्चा दोनों में है, इतना मर्जी कर लो। रेफ्रिजरेशन इज द अपोजिट फिनोमिनन ऑफ हीट इंजन। और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक में पेज नंबर 254 पे देखिएगा, वाटरफॉल एनर्जी ऑफ हीट इंजन। एनर्जी मुशाबहत, वाटरफॉल क्या मुशाबहत है जी, पानी ऊपर से नीचे गिरता है, टरबाइन चलती है, घूमती है, बिजली पैदा करती है, डैम में ऐसा ही होता है। तो यहां पे हीट इंजन में क्या होता है, हॉट बॉडी से हीट ली जाती है, जबकि वो डैम में या टरबाइन वगैरह में क्या होता है, ऊपर से पानी नीचे गिरता है, यहां पे वर्क मिलता है, वो घूमता है, बिजली पैदा करता है, हमें एनर्जी देता है, वर्क देता है यानी कि, और बाकी का पानी नीचे गिर जाता है। तो वाटरफॉल एनर्जी भी ऐसा ही है कि पानी ऊपर से नीचे गिरता है, कुछ वर्क कर देता है, बाकी नीचे गिर जाता है। हीट भी ऊपर से नीचे को आती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है। जब भी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट का फ्लो होगा, दरमियान में वर्किंग सबस्टेंस हम लगा लेंगे, हमें कुछ वर्क मिल जाएगा। और ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल फिनोमिनन है कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट का फ्लो होता है, ये नेचुरल फिनोमिनन है। जिन लोगों ने गांव का पुराना मंजर देखा हुआ है ना, आजकल तो वो बुजुर्ग कम ही रहे जो हुक्का पीते हैं, वो भी सिगरेटों पे आ गए हैं, बार बार हुक्का धरना बहुत मुश्किल है। हमने वो बुजुर्ग देखे हुए हैं, शायद आपके यहाँ भी हों, जो हुक्का पीते हैं। उनका सबसे बड़ा इशू होता है जनाब चिलम धरना, चिलम में जनाब कोयले डालना। तो घर में भी अब तो चूल्हे कम हो गए, गैस वगैरह आ गई, तो होता ये था कि मोहल्ले में कहीं शादी हो, फौतगी हो, देगें पक रही हो, नीचे लकड़ियाँ लगाई हो, कोयले हो, तो बाबा जी अपनी चिलम लेके आ जाते थे, काका मैंने भी कोयले भर दे। जिन्ने बाबे जनाब उस दिन उस शादी या फौजी की देगों के नीचे से जनाब चिलमें भरते थे। तो जनाब जब भी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट का फ्लो होगा, हम अपनी वर्किंग सबस्टेंस उठा के पहुंच जाएंगे, भाजी थोड़ा जैसा वर्क में कन्वर्ट कर दो, थोड़ी हीट तो जा ही रही है थल्ले, कुछ हमारा वर्क हो जाएगा, अल्लाह भला करे आपका। लो जनाब, ये था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और हीट इंजन। कुछ सवालों के जवाब आपको दिए गए। अच्छा, एक बात रह गई है जनाब, व्हाट इज वाटरफॉल एनर्जी ऑफ हीट इंजन, ये बात हो गई। अब देखिए सिमिलैरिटीज क्या है हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर में, और डिससिमिलैरिटीज क्या है। मैंने लिखना नहीं है, ज़बानी बताऊंगा, नोट करना है आपने। सिमिलैरिटीज क्या है, हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी वर्किंग सबस्टेंस, हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी वर्किंग सबस्टेंस दोनों में है। और हीट इंजन, अब ये बात गौर से सुनी, हीट इंजन ने हीट लेना है हॉट बॉडी से, वर्क करना है, रिजेक्ट करना है हीट कोल्ड बॉडी की तरफ। ये कोल्ड बॉडी कौन है, एनवायरनमेंट। हीट इंजन में कोल्ड बॉडी है एनवायरनमेंट, एलटीआर है एनवायरनमेंट। रेफ्रिजरेशन में क्या होना है, कोल्ड बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करना है, उस पर कुछ वर्क करना पड़ेगा, हीट रिपेल की जाए किधर को, बाहर एनवायरनमेंट में। इसमें हॉट बॉडी है एनवायरनमेंट। लेकिन जो भी है, बात ये है कि हीट इंजन हो चाहे रेफ्रिजरेटर हो, दोनों में हीट रिजेक्ट की जाएगी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। एक में एनवायरनमेंट कोल्ड बॉडी है, एक में एनवायरनमेंट हॉट बॉडी है, लेकिन हीट रिपेल की जाएगी, रिजेक्ट की जाएगी, थ्रो की जाएगी किधर को, टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। ये तो सिमिलैरिटी। डिससिमिलैरिटीज क्या है कि इसमें हॉट से कोल्ड की तरफ हीट का फ्लो होता है, इसमें कोल्ड से हॉट की तरफ होता है, इसमें हमें वर्क मिलता है और इसमें हमें वर्क करना पड़ता है। लो जी, आज का टॉपिक अब यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली ब्रेक में। आने वाले दिनों में एक और वीडियो आ रही है जिसमें आइडियल और रियल केस में फ़र्क डिस्कस किया जाएगा और इसकी वजूहात भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।